हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक विकास पे चर्चा करेंगे कि इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से फैक्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे सिविल हो चाहे वनडे हो, लेकिन कठिन आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 1-2 सही है, 2-3 सही है, या उपरोक्त सही है, उपरोक्त सभी सही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए आपको अच्छे से इसे समझना होगा। तो जब अंग्रेजों का स्वर्णिम काल चल रहा था, उसी दौरान 31 दिसंबर सन 1600 को, उसी दौरान क्या 31 दिसंबर सन 1600 को, सदी का लास्ट दिन है, समझिएगा भाई, ऐसे ही याद रखिएगा, सदी का लास्ट दिन है। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एडवेंचर नेविगेशन नामक कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। जब कंपनी का नाम बदला गया, उस समय भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कंपनी का नाम बदला गया या ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया, उस समय भारत में किसका शासन था? तो अकबर का शासन था। एक बार फिर समझिए, 31 दिसंबर सन 1600 को, सदी का लास्ट दिन है, 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट ने एडवेंचर नेविगेशन नामक कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। जब कंपनी का नाम बदला गया, उस समय भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार का। पूरब के जितने देश थे उनके साथ व्यापार करने का अधिकार इनके पास था। भारत में यह कंपनी जहांगीर के काल में, देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदला गया तो अकबर का शासन था, लेकिन भारत में जब वो आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय जहांगीर का काल हुआ करता था। पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आती है। कुछ दिन के बाद इनका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना हो जाता है, और इस राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कुछ युद्ध लड़ती है, जैसे प्लासी का युद्ध, वांडीवस का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन ये कुछ निर्णायक युद्ध हुए जो अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला देखते हैं, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, और भारतीय सेना का नेतृत्व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे। लॉर्ड क्लाइव की सेना या अंग्रेजी सेना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पूरी तरह पराजित कर देती है, अर्थात अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है, या भारत में अंग्रेजी साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी या अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ही अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला युद्ध 1760 में वांडीवस का युद्ध। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, और यह निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में, वांडीवस के युद्ध में, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। तो अंतिम रूप से वांडीवस के युद्ध में पराजित करने के बाद इस सत्ता को जो स्थापित किया गया था उसे और आगे बढ़ाया गया। एक और निर्णायक युद्ध या महत्वपूर्ण युद्ध अंग्रेजों ने जीता, बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने भारत की गठबंधन सेना को क्या कर दिया? पराजित किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जबकि भारत की गठबंधन सेना थी वो 3 लोगों से मिलकर बनी थी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है ये, सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम की एक संयुक्त गठबंधन सेना थी। और इस गठबंधन सेना को अंग्रेजी सैनिकों ने या अंग्रेजी सेना ने पराजित कर दिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद, अर्थात बक्सर का युद्ध
बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में पूरी तरह सत्ता स्थापित कर लिया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। शुरुआत किससे होती है? प्लासी के युद्ध से। 1757 न्यू अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद, जबकि पूरी तरह सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है या ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद। यह क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। अब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया और इसी सत्ता को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, अपने अर्थात अपने अनुसार चलाए रखने के लिए विभिन्न समयों पर विभिन्न अधिनियम लाए। ब्रिटिश या अंग्रेज इस सत्ता को, अंग्रेजी सत्ता को या ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो स्थापित हुआ था, विभिन्न समयों पर विभिन्न, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए विभिन्न समयों पर विभिन्न अधिनियम लाए। और यही अधिनियम सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भारतीय संविधान के या भारत के संवैधानिक विकास का कारक बना या सीढ़ियों का काम किया। इन अधिनियमों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेके 1853 तक, 1858 से लेके 1935 तक। इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या? पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चार्टर होंगे चार। 1793 का पहला चार्टर एक्ट, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट, 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट। चार्टर कितने हैं? 4। ऐसे ही याद रखना है। चार्टर कितने? 4। कैसे आए? 20-20 साल के अंतराल पे आए। बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत सरकार अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे हम कैसे बांटे हैं? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटे हैं। अब ध्यान रखना है कि ये जो अधिनियम बीच बीच में आए, बीच बीच में ये जो अधिनियम आए, ध्यान रखना है, नाम से कोई मतलब नहीं है। इसे रेगुलेटिंग एक्ट, इसे पिट्स इंडिया, इसे चार्टर कहा गया, इसे सरकार कहा गया, इसे भारत परिषद कहा गया, इसे शासन कहा गया। नाम से कोई मतलब नहीं है। इस अधिनियम में कुछ कमी थी तो अगला अधिनियम उसमें सुधार करने के लिए है। इसमें कुछ कमी था तो अगला अधिनियम आया। इसमें कुछ कमी था तो अगला ऐसे ही कुछ कमी थी तो उसे सुधारने के लिए आया। इसी तरह इस अधिनियम में कुछ कमी थी तो अगला आया। इसी तरह सारे अधिनियम लाए और यही अधिनियम सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भारतीय संविधान या भारत के संवैधानिक विकास का कारक बना या सीढ़ियों का काम किया। इन विभिन्न अधिनियमों को हम अच्छे से अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें की गई हैं या क्या क्या प्रावधान किया गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तीन बातें लेके चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया या भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई। पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, अर्थात कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का यह पहला प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत में पहली बार क्या संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, पहली बात हो गई। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को, इसमें दूसरी बात, इस अधिनियम की दूसरी बात थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का वारेन हेस्टिंग थे। इस गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद
परिषद की नियुक्ति की गई जिसमें 4 सदस्य होंगे, अर्थात 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बारवेल, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस को रखा गया। 4 सदस्य थे, ये 4 लोग हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है और यही एक 4 ऑप्शन रहेगा, 3 लोगों का नाम दिया जाएगा और एक दूसरे का नाम दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन उस परिषद में नहीं था। जैसे क्रासिस या और हैदर पूछा गया है, ये इसमें नहीं थे। तो दूसरा काम हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करेंगे। परिषद अपना निर्णय बहुमत से लेती थी। परिषद अपना जो 4 सदस्यीय परिषद थी अपना निर्णय बहुमत से लेती थी। गवर्नर जनरल इस परिषद के निर्णायक मत का समर्थन करते थे। साथ साथ जो भी परिषद का निर्णय होता था उसे न्यायालय द्वारा अनुमोदित कराया जाता था। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा अनुमोदित कराया जाता था। इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या कर दिया गया? बॉम्बे और मद्रास की सरकार को कर दिया गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये प्रथम व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग। इसकी 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद अपना निर्णय बहुमत से लेती थी। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों का अनुसमर्थन करते थे। इस जो भी निर्णय होता था उसे न्यायालय द्वारा अप्रूवल कराया जाता था। साथ साथ जो गवर्नर जनरल का अधिकार था वो मद्रास और बॉम्बे सरकारों पर भी था। इस अधिनियम द्वारा अर्थात 1773 द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड। अर्थात इस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। निर्णय बहुमत से होता था। ये न्यायालय अपने निर्णयों का प्रकाशन कराती थी। यह न्यायालय व्यक्तिगत विधि में हस्तक्षेप नहीं करती थी, अर्थात हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में यह हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा हुआ करता था। यह था 1773 का रेगुलेटिंग। 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या? भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में क्या? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहां क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा, तो एक्ट पूछा जाए तो 1773। कब स्थापित हुआ सुप्रीम कोर्ट? तो 1774 में। कहां स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में। ये 3 बातें आपको याद रखना होगा। अगली बात आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का पहला प्रारूप या पहला प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार ने लाया था, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार गिर गई। यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय मुद्दे को लेकर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित हुआ और आज तक और किसी मुद्दे पर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित नहीं हुआ। किसी भारतीय मुद्दे को लेकर पहला अवसर और आज तक का कहें तो अंतिम अवसर था। इस एक्ट के द्वारा आगे पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य। एक व्यापारिक कार्य और दूसरा क्या? राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। व्यापारिक कार्य क्या? 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। ये जो थे वो कंपनी के शेयर होल्डर थे। क्या थे? शेयर होल्डर थे। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था। इनका कार्यकाल था 4 वर्ष। इनका कार्यकाल था 6 वर्ष। कैसे याद रखना है आपको?
24 सदस्य, 24 में 4 आ रहा है, 4 है, यहाँ भी 4 है। 6 सदस्य, 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है। तो इनका कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसे। जैसे व्यापारिक और आर्थिक मामला कोई और देखेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक मामला कोई और देखेगा। व्यापारिक मामले को 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, इनका कार्यकाल 4 वर्ष था। जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक मामला 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे, अर्थात प्रशासनिक कंट्रोल कौन करता है? नेता लोग करते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखने के लिए कैसे करेंगे? डायरेक्टर कहां होते हैं? कंपनी में होते हैं। डायरेक्टर कहां होते हैं? कंपनी में होते हैं। तो आर्थिक, जब भी हम व्यापार करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं तो उसके डायरेक्टर होते हैं। तो आर्थिक मामला डायरेक्टर देख रहा है, जबकि राजनीतिक मामला कंट्रोलर, प्रशासनिक कंट्रोलर नेता लोग करते हैं। तो राजनीतिक मामला कंट्रोलर देख रहे हैं, जबकि आर्थिक और व्यापारिक मामला डायरेक्टर देख रहे हैं। इनका ये 24 सदस्य है, ये 6 सदस्य है। इनका कार्यकाल, ये 24 है तो यहां से 24 4 उतार दीजिए, ये 6 सदस्य है तो यहां 6 उतार दीजिए। कार्यकाल निर्धारित है 4 वर्ष 6 वर्ष। एक और तीसरी बात यहां निकल के आती है कि इसी एक्ट के द्वारा कि जो परिषद में सदस्य संख्या थी, परिषद की, गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या 4 थी, उसे घटाकर 3 कर दिया गया। पहले क्या था? यहां रेगुलेटिंग एक्ट में परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। यहां इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 3 बातें, यहां भी 3 बातें थी, यहां भी 3 बातें हैं, याद रखना है आपको। पिट्स इंडिया एक्ट का प्रथम प्रारूप लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लाया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका, इनकी सरकार गिर गई। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, व्यापारिक आर्थिक मामला और राजनीतिक प्रशासनिक मामले को अलग अलग कर दिया गया, अर्थात दोहरे प्रशासन, द्वैत शासन नहीं, दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। व्यापारिक मामला 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक मामला 6 सदस्यीय कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। इनका कार्य 4 वर्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष। जो परिषद में सदस्य संख्या थी उनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब हम चार्टर एक्ट की बात करते हैं। चार्टर कितने हैं? 4। चार्टर कितने हैं? 4। चारों कितने साल पे आया है? 20-20 साल पे आया है। समझिए, पहला चार्टर 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसका पहला पॉइंट है कि यह प्रथम चार्टर एक्ट था। क्या? प्रथम चार्टर एक्ट था, प्रथम चार्टर एक्ट था। इसका यही पहला पॉइंट है, फैक्ट पॉइंट है, प्रथम चार्टर एक्ट था। दूसरा पॉइंट है इसका कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को या कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आसान ही है। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल अब चाहे तो परिषद के निर्णयों का उल्लंघन कर सकता है, कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों का अनुसमर्थन करता था, लेकिन यहां 1793 के चार्टर एक्ट में या प्रथम चार्टर एक्ट में कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल चाहे तो परिषद के निर्णयों का क्या कर सकता है? उल्लंघन कर सकता है। तो 1793 के चार्टर एक्ट में 3 बातें, सब में 3 बातें ही है। यह प्रथम चार्टर एक्ट था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को या कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों का उल्लंघन कर सकता है। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। इसमें भी महत्वपूर्ण 3 बातें होंगी। 1813 का चार्टर एक्ट, पहली बात, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहां था 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन यहां कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह सीमित ही था। क्या? सीमित ही था। क्यों सीमित ही था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह सीमित ही था। क्यों? क्योंकि कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार करती रहेगी। अर्थात कंपनी
जिन जिन देशों के साथ चाय का व्यापार करती थी वो करती रहेगी, जारी रहेगा व्यापार। और चीन के साथ जिन जिन वस्तुओं का व्यापार कर रही थी कंपनी वो करती रहेगी। तो एक बार फिर समझिए, इस एक्ट के 1813 के चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह सीमित ही था। क्यों सीमित ही था? क्योंकि कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करती रहेगी, इसलिए यह सीमित ही था। दूसरा फैक्ट पॉइंट क्या है? ईसाई मिशनरियों को या ईसाई धार्मिक संस्थाओं को, ईसाई मिशनरियों को या ईसाई धार्मिक संस्थाओं को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया। क्या ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आमंत्रित किया गया और उन्हें क्या किया गया? राजधर्म या राज अतिथि का दर्जा दिया गया। राजधर्म नहीं, राज अतिथि का दर्जा दिया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें राज अतिथि, राजा के अतिथि, समझिए राजा के क्या है ये अतिथि होंगे, राज अतिथि का दर्जा दिया गया। और यह ईसाई मिशनरियां भारत में आती है कलकत्ता के श्री रामपुर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह ईसाई मिशनरियां भारत आती हैं, कलकत्ता के श्री रामपुर को अपना केंद्र बनाती हैं और बाइबिल का 56 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 56 भाषाओं में अनुवाद कराकर पूरे भारत में वितरित करती हैं। अर्थात धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो रहा है या इस एक्ट के द्वारा? एक बार फिर समझिए, इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आमंत्रित किया जाता है, किस लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। और वो मिशनरियां आती हैं, कलकत्ता के श्री रामपुर को अपना केंद्र बनाती हैं और बाइबिल का 56 भाषाओं में अनुवाद कराकर पूरे भारत में वितरित कराया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण, तीसरा पॉइंट यह है कि इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि भारत में शिक्षा की उन्नति के लिए या भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन यह रुपया 1 लाख रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ, क्योंकि विवाद उत्पन्न हो गया किस पे खर्च किया जाए। यह 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में था, किस साहित्य पे खर्च किया जाए? हिंदी पे किया जाए, अंग्रेजी पे किया जाए या उर्दू पे किया जाए या संस्कृति पे किया जाए? इस पे विवाद उत्पन्न हो गया और विवाद को समाप्त करने के लिए आगे जानते होंगे आप या जान लीजिए, मैकाले को बुलाया गया। अर्थात कुल मिला के ये हुआ कि 1 लाख रुपया जो इस अधिनियम में रखा गया वो खर्च नहीं हुआ। 3 महत्वपूर्ण बातें इस एक्ट की। पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन वह सीमित ही था। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आमंत्रित किया गया, किस लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारिक मामले में भी हस्तक्षेप हुआ, धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। अगली बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, किन किन बातों को रखा गया। 1833 में बहुत सारी बातें हैं, 3 पॉइंट हम लेके चलेंगे। तो पहले पूर्व से ही लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, पहली बात है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब चाय का व्यापार और चीन के साथ भी आप व्यापार नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पहला पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बात की गई कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब चाय का भी व्यापार नहीं कर सकते, चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते। बंगाल, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को, कहां के गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, अब कहां का होगा? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल, ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यह प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
गवर्नर जनरल की परिषद को अब भारत परिषद कहा जाने लगा। अगली बात, गवर्नर जनरल की परिषद को अब भारत परिषद कहा गया और इस परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा जाएगा। कौन? चौथा सदस्य जोड़ा जाएगा जो क्या होगा? विधि विशेषज्ञ होगा। क्या होगा? विधि विशेषज्ञ होगा, लॉ एक्सपर्ट होगा, लॉ का जानकार होगा। और वह प्रथम व्यक्ति थे कौन? लॉर्ड मैकाले। कौन? लॉर्ड मैकाले। एक बार फिर समझते हैं तीन बातें। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, अर्थात चाय और चीनी के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल भारत के बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तीसरा महत्वपूर्ण बात, कंपनी की जो परिषद थी या गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे अब भारत परिषद कहा जाएगा। उसमें चौथा सदस्य जोड़ा जाएगा जो लॉ का एक्सपर्ट होगा या विधि विशेषज्ञ होगा और वह व्यक्ति जोड़े गए कौन? लॉर्ड मैकाले। तीन बातें याद रखिएगा, तीन बातें और। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। क्या गठित किया गया? मैकाले की अध्यक्षता में। इसी अधिनियम के अंतर्गत मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट, मैकाले ने विभिन्न विधियों का संहिताकरण किया। संहिताकरण किया। क्या किया? संहिताकरण किया। विधियों का संहिताकरण से तात्पर्य क्या है? अलग अलग छोटी छोटी विधियां थी, इधर उधर विधियां थी, इन सबको क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। इसी को कहते हैं संहिताकरण। तो लॉर्ड मैकाले ने विधियों का क्या किया? संहिताकरण किया। लॉर्ड मैकाले ने आगे क्या? आईपीसी का भी निर्माण किया या ड्राफ्टिंग की, इन भारतीय दंड संहिता का भी निर्माण किया। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। कई बार पूछा जाता है, एसआई के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो तीन बातें यहाँ, क्या? मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, मैकाले ने विभिन्न विधियों का संहिताकरण किया, और तीसरा, मैकाले ने भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड आईपीसी की ड्राफ्टिंग की या निर्माण किया। और तीन बातें लेके चलते हैं। इसी अधिनियम में परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को अब क्या बोला जाएगा? अधिनियम बोला जाएगा। जो भी परिषद नियम बनाएगी, गवर्नर जनरल भारत परिषद जो गठित हुआ था, जो भी परिषद नियम बनाएगी उसे अब क्या बोला जाएगा? अधिनियम बोला जाएगा। किस एक्ट में बात की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में बात की गई। इसी 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी निर्धारित किया गया कि सती प्रथा और ठगी प्रथा अब दंडनीय अपराध होंगे। सती प्रथा और ठगी प्रथा क्या होंगे? दंडनीय अपराध होंगे। तथा इसी एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा क्या? दासता को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया कि हम भविष्य में दासता को क्या कर देंगे? दासता को, दास प्रथा, सती प्रथा जानते ही हैं, ठगी प्रथा जानते हैं, दास नहीं रख सकते, हम धीरे धीरे इसे क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो तीन बातें, क्या? परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को अधिनियम कहा गया। इसी अधिनियम द्वारा सती प्रथा, ठगी प्रथा को दंडनीय अपराध बनाया गया। इसी अधिनियम द्वारा निर्णय लिया गया कि हम दासता को समाप्त करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अगला तीन पॉइंट लेके चल रहे हैं। अगला 3 पॉइंट, इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो भी कंपनी की सेवाओं में भर्तियां होंगी, उसमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। क्या? भेदभाव को क्या कर दिया गया? समाप्त। सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर, अर्थात जो भी भर्तियां होंगी उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, इसी अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया जिसके द्वारा भारत के लोगों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा गया है पीसीएस में। 1833 के चार्टर के एक्ट के द्वारा क्या किया गया? भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया
या पहली बार भाग लेने का, प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ इसी अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? भारत किस अधिनियम द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी अधिनियम द्वारा, किस 1833, इसी अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के विधि बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। अर्थात कहा के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो विधि बनाया करते थे उनके अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। अर्थात यहीं से केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। क्या केंद्रीकरण समझते हैं? केंद्रीकरण से मतलब यह है कि शक्तियां कहां जा रही हैं? केंद्र में जा रही हैं, एक जगह जा रही हैं। तो यहीं से क्या, अर्थात यही इसी एक्ट के द्वारा क्या केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। यह रहा 1833 का चार्टर एक्ट। एक बार और रिपीट करते हैं, तीन बातें। कंपनी के व्यापारिक, पहला बात, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब चाय और चीनी के साथ भी व्यापार आप नहीं कर सकते। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम व्यक्ति थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तथा इसकी परिषद को अब भारत परिषद कहा गया। इसमें चौथा सदस्य जोड़ा गया जो विधि विशेषज्ञ होगा और वह व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। अगला 3 बातें अलग से। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया। अगली बात, मैकाले ने विधियों का संहिताकरण किया, साथ साथ भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को अब अधिनियम कहा जाने लगा। इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया, 3 बातें, कि सती प्रथा, ठगी प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया गया तथा दास्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी अधिनियम द्वारा जो भी अब कंपनी की सेवाओं में भर्तियां होंगी उसमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब प्रशासन में भी भारत के लोगों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। साथ साथ इसी अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। अर्थात यहीं से केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। अब हम अंतिम चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से नियम थे। तो पहला फैक्ट पॉइंट निकल के आता है कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या? अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। दूसरा पॉइंट इसका या फैक्ट पॉइंट दूसरा निकल के आता है, इस एक्ट में बात की गई कि अब जो भी कंपनी की सेवाओं में भर्तियां होंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगा। अब कैसे होगा? जो भी भर्तियां होंगी कैसे होगा? प्रतियोगी, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगा। साथ साथ इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया, 1853 के एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिल गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला। तो गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला किस एक्ट के द्वारा? 1853 के एक्ट के द्वारा। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्यों? क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया था तो काम बढ़ गया था। अब बंगाल के लिए अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। और बात है, इसी एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले क्या थी? 24 थी, यहां घटाकर क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात की गई थी आर्थिक मामले में? उसमें संख्या कितनी थी? 24 थी। अब घटाकर इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। इसमें से भी 6 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। इसमें से भी 6 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। अर्थात इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो इस प्रकार है। एक बार फिर देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट को हम अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। अब जो भी भर्तियां होंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। साथ साथ वीटो का अधिकार इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ तथा बंगाल के लिए अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 क्या थे? मनोनीत थे।
इस बीच उथल पुथल का अब जो माहौल था, उथल पुथल का माहौल था, स्वतंत्रता संग्राम होने वाला था। इस माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति से देश के राजा या रियासतें परेशान थी, साथ साथ जनता भी अंग्रेजी शासन से परेशान थी। उसके बाद कैनिंग ने यह घोषणा किया कि वर्तमान राजा के मृत्यु के बाद कोई राजा नहीं होगा और राजा का पद त्यागना होगा, साथ साथ महल को भी छोड़ना होगा।